हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन्स अब हम उस समय के बारे में पढ़ेंगे जिस समय पे ना आप थे ना मैं था। उस समय पे हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, या हमारे पास थी भी कि नहीं थी, या शुरू हुई थी या चल रही थी, क्या सब सारी चीजें थी, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तब हो, अब ये उस समय की बात है जिस समय पे शुरू हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी का किस चीज का एज चल रहा है सरकार? ये जो एज है ये चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेटा एज। डेटा बोले तो जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो उसी तरीके से एक्ट करके धंधा बनाएगा, बिजनेस बनाएगा। दिस इज कॉल्ड डेटा एज। उसी प्रकार उस समय पे एक चला था इंडस्ट्रियलाइजेशन एज, मतलब इंडस्ट्री लगाओ धंधा बनाओ, इंडस्ट्री लगाओ देश को आगे बढ़ाओ। ठीक है सर। तो वो तो इंडस्ट्रियलाइज एज था, उसी में क्या क्या चीजें हो रही थी, कहाँ पे फैक्ट्री लग रही थी, कहाँ पे नहीं लग रही थी, अगर लग रही थी क्या दर्द था, कहाँ पे अगर नहीं लगी तो क्या मुसीबतें आ रही थी, लगाना जरूरी था कि नहीं था, सारी चीजें थोड़ा सा हम इसमें एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है ना, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैं छांट के लाता हूँ, आपके लिए करवाता हूँ। ठीक है सर। तो एक बारी मैं साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चंस को भी करा दूंगा, इससे आपका दोनों चीजें हो जाएगा। ठीक है सर। एक बार अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा पहला से ही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा देखिए और मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक मेरा दोस्त है, बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, उसने मुझे कमेंट किया था कि सर पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी कराइए। सर देखिए, मैं पिक्चर वाले इसमें ही इंक्लूड करता हूं क्योंकि कुछ पिक्चर यहाँ पे तो है। अभी जैसे ये तो नहीं आएगा, जैसे कोई लीडर है उसकी फोटो देख के वो 2-4 सवाल आपसे पूछ लेगा, तो मैं पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। बट मोस्टली जो इसी टाइप के पिक्चर्स होंगे उसी में से काम हो जाएगा आपका। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे देखिए जरा। जैसे कि ये है, अगर वो आपको ये पिक्चर दे देगा और पूछ लेगा ये कौन है, या फिर ऐसी पिक्चर देगा, इनको पिक्चर भाई साहब के पिक्चर देके पूछ लेगा। ठीक है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके पिक्चर देखे, ये महिला दिख रही है आपको, तो ये महिला की पिक्चर देख के भी आपसे चीजों को पूछ लेगा। सो अभी बस आप ऐसे ही चलिए, बाकी मैं उससे भी क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा। ठीक है सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास उसकी भी वीडियो एक हल्का बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे बूस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। आप सोच के देखिए, इसने कहा है जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, रेलवे जब हर जगह जाने लग गई थी, तो किस इंडस्ट्री बढ़ी होगी रेलवे के साथ साथ? आप सोच के देखिए, अगर मुझे रेल लगाना है, रेल को इधर से उधर लेके जाना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रेल की पटरी की। जब तक रेल की पटरी नहीं होगी तो क्या रेल उस पर दौड़ पाएगी सर? नहीं दौड़ पाएगी। तो हमें रिक्वायर्ड है किसकी? रेल की पटरियों की। और रेल की पटरी कैसे बनती है? रेल की पटरी, रेलवे ट्रैक किससे बनता है? मेटल से बनता है। तो अगर मैं चाहता हूं, उसने कहा ना द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज बूस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, मतलब कि रेलवे के बढ़ने के साथ साथ ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज रही होंगी जिनका बढ़ना जरूरी था? तो देख लेते हैं सरकार। कॉटन एंड मेटल। आप एक जरा सोच के बताइए, अगर मुझे रेलवे बिछाना है, रेलवे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो मुझे कॉटन की जरूरत है क्या? कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हो, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। अगला है, देखिए माइनिंग। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह रेलवे लेके जानी है तो मैं माइनिंग करूंगा क्या? ऐसा कोई बात होती है सर? माइनिंग भी नहीं होगी। रेलवे को एक जगह दूसरी जगह लेके जाना है, रेल के कोचेस बनाने हैं, डब्बे बनाने हैं, पटरियां बिछानी है, तो मुझे क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। हमसे ना हो पाएगा, लकड़ी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले जो रेल की पटरियां बनती है ना, वो आयरन से बनती है और डब्बे स्टील से बनाए जाते हैं। तो किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी मुझे? आयरन और स्टील की। तो इसीलिए अगर आप रेलवेज को बिछाना चाहते हैं तो आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज रेलवे आगे जा ही नहीं सकती। मैं कहता हूं यहां से भोपाल तक मुझे रेलवे ट्रैक चाहिए, तो आप बोलोगे आयरन तो दो, तभी तो पटरियां बिछाऊंगा, तभी तो रेलवे दौड़ाओगे ना उस पे, हवा में नहीं जा सकती। तो दैट इज द मेन पॉइंट। आपको सिर्फ कॉमन सेंस से भी सोचना है कि अगर आप रेलवे को लेके जाना चाहते हो आगे, तो आपको स्टील और आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो रेलवे इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। किसको? आयरन और
स्टील इंडस्ट्रीज को अगर रेलवे आपको आगे लेके जाना है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे सर, आप कॉमन सेंस से भी उसे टैकल कर पाएंगे। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं सोचना, जैसे मैंने अभी सोच के किया है। अगला सवाल आपके लिए ये रहा 10 रुपए का। व्हाट इज द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज? कहता है लंदन न्यूज जो था, लंदन न्यूज जो था वो क्या बताता है, किस चीज के लिए होगा लंदन न्यूज? समझ में आ रहा है यार, नाम में है लंदन का न्यूज, न्यूज है ना, तो किस चीज को बताएगा आप मुझे बताओ। बुक के बारे में बताएगा क्या? न्यूज बुक के बारे में नहीं बताती सर, मैगजीन के बारे में भी नहीं, न्यूज है तो न्यूज में ही आएगा, द आंसर विल बी न्यूज़पेपर। लंदन न्यूज जो बताता है न्यूज़पेपर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में बाबूजी? इंफॉर्मेशन न्यूज के बारे में देता है। एक बार अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे ना, मैं बता रहा हूं अगर पेपर में आएगा छोड़ोगे नहीं, कसम है आपको। इधर देख लेना, during which period the earliest factory come up इन इंग्लैंड? आपको पता ना, आपका था ऐसा कौन सा ईयर था जब इंग्लैंड में भी इंडस्ट्री आनी शुरू हो गई थी? आपको पता ना, पहले तो एग्रीकल्चर एज चलता था कि एग्रीकल्चर करते हैं लोग, खाते थे। फिर अचानक इंडस्ट्री एज आया कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे वही लोग अमीर बनेंगे, वही लोगों, फिर लोगों का चलेगा, तो लोग फैक्ट्रियों में जाना काम करना शुरू कर गए। फैक्ट्री के बाद इंफॉर्मेशन एज आ गया, आईटी इंडस्ट्री आ गई, लोग उसमें जाके काम करने लग गए। अब क्या है? डेटा एज है, जिसके पास डेटा होगा, डेटा एज चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि फैक्ट्री में, कहता है इन विच पीरियड, कौन से ऐसा समय काल था पहले का जब क्या होना था, कम अप इन इंग्लैंड में भी क्या आने लग गई थी, फैक्ट्रीज आने लग गई थी। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा ईयर था। तो आप समझिए, एक जरा ऑप्शन देखिए, जरा मैं आपको चीज बताता हूँ। मान लो अगर ऐसा ऑप्शन आ गया और आपको नहीं आता कि ऑप्शन क्या है, आपको याद नहीं है, तो भी आप कैसे करेंगे? देखिए जरा, सिंपल सा तरीका है। अगर ये 4 हैं, देखिए इसमें जरा, सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, शब्द हैं। इन चारों ऑप्शन में कॉमन क्या क्या है? कॉमन मतलब ऐसे ऑप्शंस को ढूंढिए जो ऑप्शंस एक दूसरे के सबसे करीब करीब हो। तो अब देखो, अगर मैं देखूं इन चारों ऑप्शंस में, ये भी 1760, ये भी 1730, ये भी 1740, मतलब 1730, 1760, 1740। आप देखो ना, ये जो 3 हैं कुछ कुछ आपस में सिमिलर हैं, हाँ या ना? लेकिन आप ये देखो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग है। तो याद रखना, अगर ईयर वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से 3 ऑप्शन या कौन से 2 ऑप्शन आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। जो ऑप्शन आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उन्हीं में से एक सही होगा। ठीक है सर, तो आप ये देखिए 1600 है 16 ईस्वी में, ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? और जो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग होगा वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो गलत ही होगा। तो उसने बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन से ईयर में इंग्लैंड में फैक्ट्री आना शुरू हो गई थी। तो ये देखो, इन चारों ऑप्शन में 1600 है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब देखो, हमारे पास अब ये 3 ऑप्शंस बचे हैं, क्योंकि ये 3 बहुत आपस में सिमिलर हैं, तो जो सिमिलर होगा उसी में से ही करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो सोच सकते हैं एक पल के लिए कि जो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है उसी में से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप ये बताएं, 1760, 1730 या 1740, जो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर होगा वही ऑप्शन में, वही करेक्ट आंसर होएगा ना। अब आई एम मूविंग टू द, देखो यहाँ 1760 है, यहाँ 1730 है, यहाँ 1740 है, थोड़ा सा दूर है 1760, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1760 दूर है ना, क्यों? क्योंकि 1730, 1740 आपस में बहुत करीब है। जो जितना आपस में करीब होगा वही करेक्ट आंसर छुपा है। ठीक है, ये तब के लिए तरकीब है जब आपको कुछ ना आता हो, आप ट्राई कीजिए कि सब कुछ पढ़ के जाइए। ठीक है, या तो 1730 होगा या तो 1740 होगा, इसी में से एक ऑप्शन है। तो मैंने एक तरीका बताया है कि जब आपको कुछ भी ना आता रहे फिर भी आपको अटेम्प्ट ही करना है, तो आप उसमें उसको करेक्ट ऑप्शन लगाइएगा जो ऑप्शंस आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हो, बहुत ज्यादा करीब हो। तो बस आपको ध्यान में यही रखना है। इसमें से पता आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज 1730। The correct option is 1730, 1730 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये याद रखिए, 1730 के अंदर इंग्लैंड के अंदर भी फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई थी, 17th में, आप याद कीजिए। ठीक है, 21 चल रहा है, तो आप ये समझ के देख लीजिए कि 1700
1730 में इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई थी। कब? 1730 में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1730, ठीक है, 1730 याद रखिएगा, ठीक है। क्या, कैसे याद रखेंगे? 1730, ठीक है। अब ये देखिए 1730, ओके। अगला सवाल चलें क्या? 1730 इज द करेक्ट ऑप्शन। जब 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 इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई थी इंग्लैंड में भी। अगला सवाल, इंडस्ट्री बोले तो फैक्ट्री से मतलब है मेरा। आगे चलें क्या? देखिए अगला सवाल है, कहता है द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर सेड टू बी। डायनामिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? डायनामिक इंडस्ट्रीज कौन सी थी उस समय ब्रिटेन के अंदर? ब्रिटेन वही इंग्लैंड के वाला रीजन। तो आप ये देखिए, कॉटन या मेटल या कोल या मेटल। आपको पता है ना, पुराने के टाइम पे इंडस्ट्रीज तो बड़ी थी आयरन और स्टील वाली, मतलब आयरन और स्टील की बड़ी थी, लेकिन उस समय लोगों को कपड़े भी बहुत चाहिए थे। और कपड़ा किससे बना जाएगा? कॉटन। और क्या था उस समय? ठीक है, तो उस समय सारी चीजें बड़ी तो थी, मतलब रेलवे ट्रैक बिछाने उसके लिए स्टील आयरन चाहिए ही चाहिए, बट उस समय लोगों को कपड़े भी चाहिए थे। ठीक है सरकार, तो यहाँ से सस्ते में कॉटन खरीद लोगों कपड़े पहने हुआ करते थे। तो होता क्या था, तो उन्हें कॉटन की भी जरूरत पड़ती थी। तो बस उस समय जो डायनेमिक इंडस्ट्री क्या थी, एक तो थी किसकी? मेटल की थी, मतलब एक मेटल की थी और एक कॉटन की थी। कॉटन ये रहा, आपको पता है कपड़े भी पहनने का शौक था, क्योंकि फैक्ट्रियां लग रही थी, इंडस्ट्री लग रही थी, तो हमें मेटल की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस समय की जो डायनेमिक मोस्ट रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो कॉटन था और मेटल था। क्यों? क्योंकि हर जगह एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो मेटल चाहिए, लोगों को पहनने के लिए कपड़े भी तो चाहिए, उसके लिए कॉटन की जरूरत थी। दैट इज द ऑप्शन। ठीक है सर, ऐसे सोचना है नॉर्मल तरीके से कि उस पुराने टाइम की बात है, किस चीज की जरूरत रही होगी, जिसकी जरूरत होगी वही इंडस्ट्री हमें चाहिए। ठीक है सरकार, द करेक्ट ऑप्शन डी, कॉटन और मेटल। ठीक है, एक सिर्फ कॉटन ही नहीं, सिर्फ मेटल ही नहीं, कोल भी नहीं, सिर्फ कॉटन और मेटल की ही जरूरत है, याद रखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, सिर्फ निगाहों में देखिए, विच हु वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द म्यूजिक बुक हैविंग अ पिक्चर ऑन द काउंटर पेज एंटाइटल्ड डाउन ऑफ द सेंचुरी। कितनी बार मैंने इसको बताया, डाउन ऑफ द सेंचुरी एक बुक है सर, मैं उसकी फोटो दिखा दूं एक बार सर, देख लीजिए, ये डाउन ऑफ द सेंचुरी। सर ये दिख रहा है, सर ये दिख रहा है आपको, इमेज दिख रही है सर, ये इमेज दिख रही है। यहाँ पे एक नारी है, जिस नारी ने अपने हाथ में कुछ यहाँ पे सेंचुरी टाइप का लिया हुआ है। इसके पीछे देखिए, इधर इधर फोटो है, इधर हाउस की फोटो है, इधर फैक्ट्री की फोटो है, इधर कार की फोटो है, अलग अलग कैमरा की फोटो है, अलग अलग फोटो है, और यहाँ पे एक नारी है। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे क्या कि डाउन ऑफ द सेंचुरी किसने लिखी है। अगला पूछेगा डाउन ऑफ द सेंचुरी जो बुक है, उसके उस बुक पे एक जो ये महिला है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, एक बात समझिए जरा, डाउन ऑफ द सेंचुरी किसने लिखी है, मैं यही क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, सेंटर ऑफ द पिक्चर्स। अब ये देखिए, ये रहा एक पिक्चर है ना, यहाँ पे ढेर सारी एलिमेंट्स दे रखे हैं, ढेर सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द पिक्चर में है कौन? सेंटर ऑफ द पिक्चर में है ये खूबसूरत कन्या, है ना, ये रहा जिसे मैंने सर्कल कर दिया। तो कहता है सेंटर ऑफ द पिक्चर में जो ये कन्या है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो याद रखिए, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आप देखिए, इंडिया में अक्सर होता है, अगर कोई कन्या खूबसूरत दिखे, या सारी कन्याएं जो भी दिखती हैं, तो लोग उसे क्या बोलते हैं, ये नारी नहीं, ये देवी है, ये देवी माँ समान है। ठीक है सर, तो लोग उसे माँ की देवी का दर्जा देते हैं कि स्वयं भगवान के जैसे दिख रही है। करेक्ट है बात सर? तो पता नहीं भगवान के जैसा दिखती भी है कि नहीं। ठीक है सरकार, तो लोग अक्सर बोलते हैं ये देवी है, स्वयं आ चुकी हैं ये समस्त संसार के लिए। तो पीपल आर सेइंग देवी, है ना, इंडिया में देवी बोलते हैं किसी भी कन्या को। तो इस कन्या को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये नारी शक्ति को। तो याद रखिए, जो पिक्चर में ये नारी शक्ति दिख रही है, ये कोई सन नहीं है सर, सूरज का काम है जलना, आप किसी से मत जलिए वरना बुझ जाएंगे। अगला है मून। मून तो होते हैं सर चंदा मामा, मामा तो है नहीं, ये तो नारी है। अगला है अ गॉड लाइक फिगर,
यस, गॉड मतलब बोलते जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं गॉड, गॉड बोले तो भगवान, भगवान बोले तो पुरुष, पर ये तो महिला है तो गॉड तो नहीं हो सकता ना, तो गॉड का फीमेल क्या होता है, गॉडेस, गॉडेस देवी, ठीक है सर, डेटी होता है ना उसको बोलते हैं। तो कहता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि तो ये मेल है। ऑप्शन इज द गॉडेस लाइक फिगर, मतलब ये देखिए ये बिल्कुल देवी की तरह दिख रही है ना, देवी की तरह दिख रही, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कि ये जो महिला है ये किसकी तरह दिख, देवी की तरह है, द गॉडेस लाइक फिगर। देखिए ये गॉडेस लाइक फिगर है, दिस इज कॉल्ड द गॉडेस लाइक फिगर। तो कहेगा जो ईटी पॉल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डाउन ऑफ द सेंचुरी, उसके बीच में जो महिला है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो आप कहेंगे अ गॉडेस लाइक फिगर, ठीक है। और ये पूरी बुक में बहुत सारी चीजें जो साइड में दिखाई गई है वो रिप्रेजेंट करती हैं ग्रोथ को, कि ये सारी चीजों में ग्रोथ होने वाली है, चाहे इंडस्ट्री हो, हाउसिंग हो, सारी चीजों में ग्रोथ की बात की गई है, ठीक है सरकार। तो और ये फिगर, ये महिला किसको रिप्रेजेंट करती है, महिला रिप्रेजेंट करती है गॉडेस लाइक फिगर को, ठीक है। इट्स देवी की तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया था। लिखा किसने है बुक का नाम, ये ईटी पॉल, ईटी पॉल, ठीक है, याद रखिए ईटी पॉल, मैं लिख देता हूं, राइटर ऑफ द बुक इज कॉल्ड ई टी पॉल, PAUPAULL, ईटी पॉल, PAULL, ईटी पॉल, ठीक है सरकार। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ईटी पॉल, ठीक है। किसने लिखा था सर, ईटी पॉल ने लिखा था। किसने लिखा था सर, एक बार मेरे पीछे बोलिए, किसने लिखा था, ईटी पॉल ने लिखा था। नेम ऑफ द बुक गॉडेस लाइक सेंचुरी, सॉरी डाउन ऑफ द सेंचुरी है, और ये महिला जो है ये चला गॉडेस लाइक फिगर, प्लस में है ये, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, तो आप बोलेंगे गॉडेस लाइक फिगर। गॉडेस मतलब देवी होता है, कुछ और मत सोच ले यार, पता नहीं क्या बच्चों कुछ भी सोचते रहते हैं। ओके, पिछला सवाल जिसपे हम जिसको हम करने वाले, सर यही है, ये मुच्छड़ भाई साहब यही है, ईटी पॉल यही है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था और इन्हें नमस्ते भी किया, ये देख ले इनको, जिनके मस्त मस्त मूछे हैं, अगर पेपर में आगे बोलना, ये और कोई नहीं है, ई टी पॉल है, ई टी, पागल नहीं रे बाबा, ई टी पॉल है ये। पता क्या बोलते रहते हो आप, बैठ के कुछ भी बोलोगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, तो कहता है कि जो भी हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द म्यूजिक बुक हैविंग अ पिक्चर ऑफ अ काउंटर पेज एंटाइटल्ड डाउन ऑफ द सेंचुरी, तो आपको पता है ना किसने लिखा डाउन ऑफ द सेंचुरी को, ईटी पॉल ने लिखा था, तो ईटी पॉल विल बी द आंसर, ठीक है। उन्होंने ही तो प्रोड्यूस किया था डाउन ऑफ द सेंचुरी। डाउन ऑफ द सेंचुरी अभी जो फोटो दिखाई थी ना, यही है वो ईटी पॉल, इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था ये बुक, याद रख ले, ईटी पॉल डाउन ऑफ द सेंचुरी, महिला गॉडेस लाइक फिगर, दिल में मेरे है दर्द इसको। द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ द मद्रास बिगन प्रोडक्शन इन, अब आपको पता आना चाहिए मद्रास में सबसे पहला जो स्पिनिंग और वीविंग का मिल कौन से ईयर में शुरू किया गया था, ठीक है। आप एक बार देखिए तो जरा मद्रास के अंदर, ये आपको फोटो दिख रहा है, यहाँ पे एक कन्या है जो ये कर रही है, यहाँ से ये धागे निकल रहे हैं, यहाँ पे टीन रखे हुए हैं, इसमें इकट्ठा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मद्रास में कब शुरू किया गया था, मद्रास में शुरू किया गया था, द करेक्ट ऑप्शन ही देखिए, पिछली बार भी मैंने कहा तब की बार, अगर कभी आपको प्रश्न नहीं आता है ईयर वाला, आपको याद नहीं है, तो आप हमेशा उसी ऑप्शन को टिक करें जो ऑप्शंस आपस में बहुत सिमिलर हों। देखना यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 18 देखो इसमें 18 18 18 17 17 एकदम डिफरेंट है तो गलत हो गया, 17 एकदम डिफरेंट है तो गलत हो गया, हाँ या ना। और आता है 1874 1866 1854, क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत बहुत करीब हैं तो इसी में से आंसर्स हो सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1874। 1874 एक ऐसा ईयर था जिस ईयर में क्या हुआ था, पहली मद्रास के अंदर क्या लगी थी, फैक्ट्री लगी थी, किस चीज की फैक्ट्री लगी थी, स्पिनिंग एंड वीविंग की फैक्ट्री लगी थी। कहाँ पे लगी थी सर, मद्रास के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। मद्रास के अंदर कौन सी ईयर में लगी थी, 1874 में लगी थी। कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास बोले तो चेन्नई आज का, पहले उसे क्या बोलते सर, मद्रास बोलते थे, किसे, चेन्नई को। कब लगी थी, 1874 1874 1874। अगला सवाल ये रहा,
इन विच ईयर जेम्स वॉट गॉट आ पेटेंट फॉर आ स्टीम इंजन। आपको पता है ना सर, इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था और पहले के टाइम पे जो ट्रेनें चलते थे ना वो स्टीम इंजन से चलती थी, डीजल इंजन से नहीं चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी इंजन से नहीं चलती थी, लोकोमोटिव से नहीं चलती थी। दिस इज रन बाय द वन एंड ओनली स्टीम इंजन। पहले के टाइम की जो भी रेल चलती थी वो स्टीम इंजन से चलती थी। ठीक है सरकार, तो बनाया किसने था स्टीम इंजन को? ये है मेरा दोस्त और नहीं है कोई होस्ट, इनका नाम था जेम्स वॉट। ठीक है सरकार, यही है जेम्स वॉट है, यही है जेम्स वॉट, आप इन्हें देख लीजिए। यही है वो खूंखार शख्स जिन्होंने डीजल इंजन बोल रहा हूँ, स्टीम इंजन को बनाया था। ठीक है सरकार, तो स्टीम इंजन का मतलब होता है ऐसा रेल जो भाप से, जो वेपर्स से चलता था, उसे हम कहते हैं स्टीम इंजन। ठीक है ना, तो इन्होंने ही बनाया था स्टीम इंजन को। और इन्होंने स्टीम इंजन को पेटेंट कौन से ईयर में, पेटेंट का मतलब आप समझते हैं? पेटेंट का मतलब कि इसका इसको बनाने वाला मैं हूं और इसे अब कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसे कहते हैं पेटेंट कराना। तो इन्होंने कौन से ईयर में पेटेंट कराया था? तो इन्होंने पेटेंट कराया था सर, वंस अगेन कम टू द पॉइंट। अब देख लीजिए, 4 ऑप्शन में से आप हमेशा उसी ऑप्शन को कृपया मार्क करें जिस ऑप्शन में आपस में बहुत सिमिलर हो। ठीक है, तो आप देखिए जरा, 1700, 1670, 1660, 1671, 1784, 17, ठीक है देखिए, 1760, 1781, 1784, 1789। आप हमेशा उसमें ही ऑप्शन टिक करें जो आपस में बहुत सिमिलर हों। आप देख रहे हैं 1781, 84, 89 आपस में तीनों सिमिलर नहीं लग रहे ज्यादा, तीनों सिमिलर नहीं लग रहे ज्यादा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दूर है। जो ऑप्शन बहुत डिफरेंट हो वो हमारा कभी ऑप्शन नहीं हो सकता सर, तो याद रखें ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता ना। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन होएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें भी बहुत करीब है, ये दोनों आपस में बहुत करीब है, ये थोड़ा दूर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमेशा आप ऑप्शन उसी को ही टिक करें अगर आपको नहीं आता है तो जो आपस में बहुत सिमिलर हो, जो आपस में बहुत सेम हो। ठीक है, तो यही 81 और 84 आपस में सिमिलर हैं, तो इन्हीं दोनों में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। बट दिस टाइम पे करेक्ट ऑप्शन है 1781। द करेक्ट ऑप्शन इज 1781 इज अ करेक्ट ऑप्शन। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे देख लीजिए, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, इनका नाम था जेम्स वॉट। वॉट आर्ट की तरह प्रोनाउंशिएट हो रहा है ना, वॉट आर्ट। ठीक है सरकार, वॉट आर्ट। और आपको अगर वॉट जो होता है, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो पावर ऑफ अ यूनिट, और कितने वाट का बल्ब हम सब लोगों ने सुना है, 0 वाट का बल्ब, फलाना वाट का बल्ब, ढिमकाना वाट का बल्ब। लेकिन ये बहुत कम होता है कि लोग 1 वाट का बल्ब सुनते हैं, 0 वाट का तो सुनते हैं, 1 वाट का सुनते ही नहीं है। तो इसी से हमें पकड़ना है एक। तो जेम्स वॉट है, देखिए उनका नाम है जेम्स वॉट। वॉट किसके जैसे दिखता है? 8। आप देखो ना, अगर डब्लू को अगर मैं ऐसे उल्टा बना दूं, ये डब्लू को मैंने पलट दिया तो ऐसे ऐसे मिला दीजिए, कितना बन गया? 8। देखिए ये है आपका डब्लू को आप ऐसे टिल्ट कर दीजिए तो ये 8 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आता है ए अगर अल्फाबेट में कौन सी पोजीशन पे आता है? एक पोजीशन पे आता है ना। तो अब इसे आपको क्या रिलेट करेंगे? जेम्स वॉट है तो डब्लू को ऐसे अगर टेढ़ा कर दे तो ऐसे बन जाता है, अगर ऐसे मिला देंगे तो 8 बन जाएगा। और उसके बाद आता है ए सबसे पहले ए अल्फाबेट ए पे आता है ना, बी 2 पे आता है, तो ए 1 पे आता है तो 1। ठीक है, तो इसीलिए जेम्स वॉट का हो जाएगा 81। और 17 तो आपको पेपर में दिया ही रहेगा। 1781 में जेम्स वॉट ने क्या किया था? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का पेटेंट करवाया था। कैसे याद रखेंगे? डब्लू आर्ट अगर टिल्ट करोगे 8 की तरह बन जाएगा, ए स्टैंड फॉर 1, तो 1781। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, मोहब्बत है ये आपकी और मेरी। हु वॉज द ऑथर ऑफ द कमर्स एंड गोवर्स? एक कोई आदमी था जिसने एक बुक लिखी थी, कमर्स एंड, आओ और जाओ, आने वाले जाने वाले। सर आप भी आए धरती में, एक दिन चले जाएंगे, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। तो जितने भी टाइम आप इस धरती पे है, बी जॉयफुल, परेशान मत होइए, कम नंबर ज्यादा नंबर, ये कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा, सो मच प्रॉब्लम इन लाइफ सर। तो रिलैक्स रहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, जितना रिलैक्स होके आप पढ़ेंगे उतना ही सहज होके आप पढ़ पाएंगे।
एक बार रिलैक्स होके पढ़िए, ठीक है। अगला देखते हैं जरा। कहता हु वाज द ऑथर ऑफ कॉमर्स एंड गोवर, कौन है सर इसका? देखिए, आओ और जाओ एक दूसरे के अपोजिट नहीं लग रहा, आओ और जाओ एक दूसरे के अपोजिट नहीं लग रहा, ठीक है। और आपको पता है अगर कोई कहे आओ फिर कहे जाओ, बोलते क्या भाई बुलाए क्यों था जब जाना ही था? आओ और जाओ है ना, ऐसा एक चीज ऐसे याद रखें। राफेल, राफेल पता है, राहुल गांधी जी पिछले दिनों बोले थे राफेल में बहुत ज्यादा ये चोरी हुई थी, फलाना ढिमकाना, राफेल राफेल है ना। राहुल गांधी पिछले इलेक्शन में चिल्लाते थे, अब की बार भी शायद यही करेंगे, राफेल राफेल में बहुत ज्यादा पंगा हुआ था। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उस आदमी का नाम ही है जिस आदमी ने इस किताब को लिखा था, राफेल सैमुअल, राफेल सैमुअल। आओ और जाओ, आओ और जाओ, उल्टा नहीं लग रहा बहुत? आना है तो जाना क्यों भाई, जब जाना है तो आना क्यों है? आओ और जाओ, उल्टी चीजें कर देते हैं, है ना। तो उल्टी चीजें अगर हो रही हैं तो कई पॉलिटिशियन लोगों का काम ही होता है उल्टी चीज करना, उन्होंने कभी सीधा काम तो करना नहीं है, तो काम करता कौन है? पॉलिटिशियन लोग। तो पॉलिटिशियन में ही तो उन्होंने बात करी थी राफेल 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 में बहुत ज्यादा करप्शन है। तो नेम ऑफ द पर्सन इज राफेल सैमुअल, राफेल सैमुअल इज द नेम ऑफ अ पर्सन जिसने किताब लिखी थी आओ और जाओ, आओ और जाओ। अरे सर अगर आना है तो जाना क्यों और जाना है तो आना क्यों? ठीक है सर, राफेल सैमुअल, राफेल राफेल सैमुअल इज द नेम ऑफ अ पर्सन, आओ और जाओ, ठीक है, आओ और जाओ, राफेल सैमुअल, ठीक है। अगर राफेल फेल हो जाएगा ना, राफेल एक प्लेन होता है, अगर राफेल फेल हो जाएगा, मान लीजिए कोई राफेल उड़ने वाला प्लेन है, अगर वो फेल हो जाएगा तो जहां जा रहे होंगे वहां से पहुंच जाएंगे ऊपर, फेल हो जाएगा तो डेथ होती है ना सरकार, चले ही जाएंगे। आना था कहीं और, पहुंच जाएंगे कहीं और। आना जाना किससे करेंगे? राफेल, राफेल से आगे कॉमर्स एंड गोवर्स, मतलब आना और जाना किससे करेंगे? राफेल से करेंगे, राफेल, राफेल से राफेल सैमुअल। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राफेल, क्योंकि राफेल एक प्लेन था और वो आने जाने का धंधा करता था, याद रखिए, ठीक है। अगला देखिए, कहता है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द अलादीन। याद रखिए, याद रखिए कि कहता है अलादीन के बीच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को अलादीन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये एशिया वाले रीजन को ही हम अलादीन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जरा, क्या आप वेस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड बोले तो जो अमेरिका साइड है वो वेस्टर्न होता है, नॉर्थ आपको पता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है मैप में वो नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो साउथ होता है, ठीक है। और जिधर एशिया है अपने मैप में उसे हम बोलते हैं ईस्ट, और ईस्ट का एक सिनोनिम होता है ओरिएंट, ईस्ट का एक सिनोनिम होता है ओरिएंट। तो याद रखिए अलादीन की कहानियां आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, तो अलादीन के कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया था? ईस्ट को। ईस्ट एशिया में ही आता, मतलब ईस्ट जो एशिया है वो ईस्ट में ही आता है। तो याद रखिए ईस्ट को दूसरे नाम से भी हम बोलते हैं ओरिएंट, ठीक है। तो अलादीन जो वर्ल्ड, अलादीन जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? ईस्ट के लोगों को, पूरब के लोगों को, और जो एशिया है वो पूरब में ही है, ठीक है। तो अलादीन किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? ईस्ट के लोगों को। और ईस्ट का जो सेकंड सिनोनिम है, ईस्ट का सेकंड सिनोनिम इज कॉल्ड ओरिएंट, याद रखिए, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ओरिएंट, ओरिएंट ही था जिसे अलादीन से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिस पार्ट को अलादीन को ओरिएंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता था, ईस्ट, ईस्ट याद रखिए, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ सेंचुरी ऑफ, अभी मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, सेंटर ऑफ द पिक्चर ये कन्या है, सेंटर ऑफ द पिक्चर ये कन्या है, और कन्या देवी की तरह लग रही है, तो देवी को हम बोलते हैं गॉडेस लाइक फिगर। आप देख लो इसका गॉडेस लाइक फिगर है तो इसे हम बोलते हैं गॉडेस लाइक फिगर, ठीक है। ये देवी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, और ये ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और इनका किसने इस बुक का नाम लिखा है? डाउन ऑफ द सेंचुरी इज रिटन बाय E.T. पॉल, E.T. पॉल, E.T. पॉल, ठीक है सरकार। इतने ही प्रश्न है इसमें फिलहाल के लिए, और फिर हम मिलते हैं। और अगर आपको कुछ भी चाहिए एक बारी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उससे रिलेटेड मैं वो सारी चीजें कर दूंगा आपके लिए, पॉसिबल है, ठीक है सर। तो बस यहीं पे अभी वीडियो को रखते हैं, एक बार रिवाइज करके जाइए, जो मैं बताता हूँ उससे वो चीजों को लिंक कर लीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रहेगा। जैसे ओरिएंट का मतलब ईस्ट होता है, अलादीन ईस्ट के ही लिए रिप्रेजेंट था, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी अगर चीजों को ध्यान में रखेंगे आप पक्का कर पाएंगे, ठीक है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिर्फ आप देख सकते हैं डे बाय डे मेरे साथ, ठीक है, मिलते हैं।